जी बच्चे, फर्स्ट चैप्टर्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स और उसमें मेन चीज़ तो सिस्टम इंटरनेशनल ही है, लेकिन बहरहाल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी और साथ सीजीएस सिस्टम भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बेसिकली आपके कोर्स में जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल है, जिसको हम एमके सिस्टम भी कहते हैं। और फिर हमने उस सिस्टम्स के बाद फिर क्वांटिटीज़ के बारे में हमने बात की कि कुछ क्वांटिटीज़ स्टैंडर्ड हैं, फंडामेंटल कहलाती हैं, बेस कहलाती हैं, बुनियादी। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली तो लेंथ है, मैस है और टाइम है। लेकिन उसके अलावा करंट, टेम्परेचर्स, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये चार भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में शामिल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में शामिल है। तो उसके बाद दो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जिनके ऊपर साइंटिस्ट ने अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं किया कि उसको किधर शामिल किया जाए, फंडामेंटल में शामिल किया जाए या डिराइव्ड में। लेकिन नहीं, वो इन बिटवीन हैं, तो उन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहा जाता है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स, टू डायमेंशनल एंगल विच इज़ मेड इन डिग्री और रेडियंस। तो असल यूनिट जो एमके सिस्टम में या सिस्टम इंटरनेशनल में वो रेडियन है। और सॉलिड एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं और उसकी यूनिट स्टर्डियन है। ये दो ही क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। और तीसरे नंबर पे बात लफ्ज़ आता है तो वो है डिराइव्ड क्वांटिटी एंड देयर डिराइव्ड यूनिट्स। तो इन 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ के फिज़िक्स की दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ आती है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, वगैरह वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आती है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और उनकी यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है, मसलन फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो उसको हम एन कैपिटल से लिख देते हैं, एब्रीविएशन में एन कैपिटल से। अगर पूरा लफ्ज़ लिखना होगा तो एन स्मॉल इस्तेमाल करेंगे, चूँकि अगर साइंटिस्ट का नाम है तो एन कैपिटल होगा न्यूटन के लिए। लेकिन अगर वही लफ्ज़ हम यूनिट्स के लिए लिख रहे हैं पूरा नाम, तो फिर एन स्मॉल होगा, एन स्मॉल होगा। ये एक इस बात का ख्याल रखना है। तो हाँ, इसके बाद ब्रीफ लेटर में लिखना है तो फिर उसको कैपिटल वर्ड के अंदर लिखा जाएगा। न्यूटन के लिए एन कैपिटल, जूल्स के लिए जे कैपिटल और पैस्कल के लिए पी, ए, पी कैपिटल सफिक्स में, ए ये पैस्कल। केल्विन के लिए के, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है लेकिन टेम्परेचर की यूनिट है, तो उसके लिए के कैपिटल्स। ये नोटेशंस में इसको देख सकते हैं हम। तो आज सबसे पहले जिस बात को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशंस, राइटिंग ऑफ, to write a number in the power of 10 called scientific notations, called scientific notation या स्टैंडर्ड फॉर्म। मसलन हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 5
ये एक नंबर है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 1.235 इंटू 10⁻3। डेसिमल पॉइंट्स को हम 3 स्टेप लेफ्ट के ऊपर आके लिखा है। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पॉइंट है कि जब भी हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट्स के लेफ्ट के ऊपर देयर मस्ट बी अ 1 non-zero digit, 1 non-zero digit at the left of the decimal points। तो इस तरह एक और 0.00123 ये एक नंबर है हमारे पास और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो दिस इज़ 1.23 इंटू 10⁻12345 माइनस 5, सॉरी ये पॉइंट्स इंटू -3 डेसिमल पॉइंट्स राइट पे आ गया। डेसिमल पॉइंट्स शिफ्ट हुआ राइट पे बाय 3 स्टेप्स, ये शिफ्ट हुआ और हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म्स के अंदर लिखा 1.23 10⁻³ The way we write any number in the power of 10s, this is what we call scientific notation या standard forms। अब साइंटिस्ट ने इससे और आगे बढ़ के कुछ 10 की पावर्स को बाकायदा एक नाम दे दिया और फिर हम उन्हें प्रीफिक्स का नाम देते हैं। प्रीफिक्स का जो नाम दिया जाता है प्रीफिक्स, तो इसमें प्रीफिक्स अच्छा और इसकी फैक्टर और सिंबल। सबसे पहले एटो तो एटो जो है 10⁻18 है और ए इसका सिंबल है। इसके बाद फेमटो 10⁻15 है और स्मॉल एफ इसका सिंबल है। पीको 10⁻12 और पी स्मॉल इसका जो है वो सिंबल है और नैनो 10⁻9 स्मॉल एन इसका सिंबल है। इसी तरह माइक्रो 10⁻6 और म्यू इसका सिंबल है और मिली 10⁻3 है। एम स्मॉल सेंटी 10⁻2 है। सेंटी 10⁻2 है एंड दिस इज सी सेंटी और सेंटी के बाद जो है दिस इज डेसी 10⁻1 डी स्मॉल और डेसी के बाद डेका 10⁻+1 डी ए डेका 10⁻+1 फिर डेका के बाद किलो 10⁻+3 के का इसके साथ सिंबल आ जाएगा और फिर मेगा है 10⁻6 और मेगा के लिए एम कैपिटल मेगा
और मेगा के बाद जो है फिर हमारे पास क्या आता है, गीगा। दिस इज 10 पर प्लस 9 एंड जी कैपिटल, और गीगा के बाद टेरा 10 की पावर प्लस 12 टी कैपिटल फॉर टेरा, पीटा 10 की पावर प्लस 15 पी ए, ओनली पी, not PA but only P, P capital, Peta, and then this is Exa, 10 पर 18 for Exa and E capital। तो ये डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कहीं लिखा हुआ पढ़ें तो भी पता होना चाहिए कि these are called the prefix। और प्रीफिक्स के बाद जो है हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एरर्स। अब हमारी डिस्कशन जो है वो एरर्स, ये टर्म है बाकायदा कि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे आपने मैट्रिक के अंदर वैल्यू ऑफ जी निकाली होगी, वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय एनी मेथड, जो भी आपने इस्तेमाल किया, तो जो आपने कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल एरर। डिफरेंस इन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटी, ये कहलाता है एरर। चाहे आप सिर्फ एरर तक रह रहे हैं, चाहे आप उसमें परसेंटेज एरर में चले जाएं, तो ये दोनों बातें जो हैं हम इसको अपनी कैलकुलेशंस में स्पेशली प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर वैसे परसेंटेज एरर जो है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और परसेंटेज एरर क्या होगा, एरर जो भी आ गया डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, डिफरेंस डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, दिस इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज एरर। तो आम तौर पे हम परसेंटेज एरर्स के अंदर जो है वो बात किया करते हैं हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो एरर की वजह सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल करने वाला बंदा है उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है टू परफॉर्म दैट apparatus। apparatus इटसेल्फ फॉल्टी हो सकता है, मौसम के इफ़ेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। तो जो वो apparatus होते हैं उसके अंदर हम आम तौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आपने सेट सही नहीं किया apparatus को, कैलिब्रेशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो एरर इज़ देयर इन दी apparatus यूज्ड। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से हमारे पास एरर आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म करने वाला है खुद, उसकी काबिलियत, उसका बड़ा रोल है, उसको ऑपरेट करने का क्या तरीका आता है और क्या वो फार्मूला सही लगा रहा है, प्रिकॉशंस वगैरह जितनी भी apparatus प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, क्या वो वाकई उन प्रिकॉशंस का ख्याल रख रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं। और इसी वजह से देयर आर थ्री टाइप्स of error. Number 1, personal error. Number 2, systematic error. और number 3, random error. पर्सनल एरर जैसा नाम से वाज़ेह है कि ये
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला, अपरेटस को यूज़ करने वाला जो बंदा है, ये उस पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, और इनएक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, और knowledge about the apparatus used. Systematic error, zero error in the instrument used, या ये तो वन ऑफ द पॉइंट, ज़ीरो एरर। और एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं कि नॉट वेरी गुड कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रैंडम एरर, अगर हम रीडिंग एक ही चीज़ है, एक रीडिंग है और उसको बार बार ले रहे हैं, इफ वी रिपीट द रीडिंग्स अगेन एंड अगेन, एरर विल बी देयर, difference will be there, difference will be there in these readings called random error. पर्सनल एरर कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं? आप जो ऑपरेटर्स यूज़ करें उसके बारे में डिटेल में पढ़ें कि हाउ टू यूज़ द ऑपरेटर्स। जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिटेल के अंदर पढ़ें कि मैंने उसको परफॉर्म कैसे करना है, फार्मूला कैसे लगाना है, तो आप पर्सनल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरह सिस्टमैटिक एरर है तो पता हो कि जो ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसका ज़ीरो एरर कितना है, उसकी कैलिब्रेशंस बहुत अच्छे तरीके से करें, ऑपरेटर्स अच्छे से अच्छा यूज़ करें, फॉल्टी ऑपरेटर्स ना यूज़ करें, तो यकीनन आपके पास जो सिस्टमैटिक एरर होगा वो भी लीस्ट पे आ जाएगा। और इसी तरह जो रैंडम एरर है कि आप निकाल रहे हैं एक वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके आप सिलेंडर का डाया ले रहे हैं, कभी इधर से करते 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 हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हर दफ़ा आ रहा है। तो इस डिफरेंस को कम से कम कैसे किया जाता है कि हम उन सब वैल्यूज़ का मीन निकाल लेते हैं, हम उन सब वैल्यूज़ का मीन निकाल लेते हैं। तो इस तरह ये एरर जो है इसको रिमूव जो है वो किया जा सकता है। इसी एरर में ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसको अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। मीन ऑपरेटर्स की वजह से जो एरर आ रहा होगा उसको हम अनसर्टेनिटी भी कह देते हैं, और मुख्तलिफ नाम होते हैं। मसलन एक नाम है एरर इन मेजरमेंट्स ड्यू टू instrument used called uncertainty. मसलन absolute uncertainty, ये एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। absolute uncertainty, this is equal to least count of that instrument. Relative uncertainty, this is the ratio least count divided by measured amount this is called relative uncertainty, least count divided by measured amount.
Then the third one is percentage uncertainty, and this is least count divided by measured amount into 100. तो ये टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं और कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल रिलेटिव अनसर्टेनिटी से भी बात हो सकती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से भी जो है ना वो फैसला किया जा सकता है अबाउट द मेजरमेंट, अबाउट द कैलकुलेशंस। इसके बाद जो है हमारे पास राउंड ऑफ नंबर्स, राउंड ऑफ अ नंबर। अब सब स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, कैलकुलेटर का यूज़ आप करते हैं मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, कैलकुलेशंस के लिए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो वो जो ऑपरेटर्स है, सॉरी जो कैलकुलेटर है, वो अपनी ऊपर टॉप के ऊपर पूरी स्केल को भर के जो है ना वो लिख देता है। तो अब वो पॉइंट के बाद पता नहीं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो है वो डिजिट हमारे पास आ रहे हैं। तो ये तो इतने बड़े नंबर्स को लिखते लिखते भी हमारा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ करते हैं, मीन शॉर्ट करते हैं उस नंबर को। तो राउंड ऑफ करने के कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इफ द नंबर which is to be deleted is less than 5, then the number which is to be retained remain unchanged। अगर वो नंबर जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसको हम डिलीट करते हैं और नेक्स्ट जो नंबर है जो रिटेन करना है, हमने 5 से छोटे नंबर को हमने डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट जो नंबर है, जो भी नंबर है, नो चेंज इन दैट नंबर। मसलन हम एक एग्जांपल्स कर देते हैं कि एग्जांपल है 71.34। अब जिस नंबर को हम डिलीट करना चाहते हैं दैट इज 4, ये नंबर है जिसको हमने डिलीट करना है, एंड द नंबर इज लेस देन 5। तो अगर हम इसको डिलीट करें तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, जब इसको डिलीट कर देंगे 71.3, ये जवाब आ जाएगा। नंबर 2, इफ द नंबर which is to be deleted is greater than 5, then the number which is to be retained 1 is added in it, in that number. For example 85.56, ये एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट टू डिलीट 6, आई वॉन्ट टू डिलीट 6। तो जब मैं 6 को डिलीट करूँगा तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 85 पॉइंट, अब नेक्स्ट क्या है 5, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, दैट बिकम 6, 85.6। दो बातें हो गई। तीसरी बात,
क्या होगी? इफ द नंबर which is to be deleted is 5, not less than, not greater than, is equal to 5, is equal to 5. Up then if the number which is to be deleted is even number, it will be retained as it is. It will be retained as it is. If the number is odd, if the number is odd, then 1 is number 1 is added in this odd number and we made it even number. एग्जाम्पल है 125.35 and we are interested to delete this number 5. तो next number which is to be retained, which is 3 and is odd number, तो क्या करेंगे? इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे एंड नंबर इज 125.4. 125.4 ये होगा एक्यूरेट नंबर. इसी तरह अनदर एग्जांपल 168.65 और इसमें हमने 5 को डिलीट करना है. 5 को डिलीट करना है. नेक्स्ट नंबर जो है वो है 6. 6 इवन नंबर है और इवन नंबर मस्ट बी रिटेन्ड एज इट इज. तो दैट इज 168.6. ये जवाब हो जाएगा. दिस इज द आंसर. तो ये है तरीका इसको रिटेन करने का, राउंड ऑफ करने का नंबर्स को. और कहीं अगर ज़रूरत होगी मैथमेटिकली तो फिर इसको देखा जाएगा